Hello, how are you, Amrita? Fine, sir. Thank you. You are having confidence in yourself? Yes, sir. Comfortable in Hindi or English? Sir, I'm comfortable with English. I can understand Hindi, but I'm from Odisha. That's why I could not capable to understand some Hindi words. You are comfortable in English? Yes, sir. Good, good. तो अगर कुछ बीच में बोल नहीं पाई इंग्लिश में तो मैं हिंदी में बोल दूंगी, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लीगल टर्म्स जो हिंदी से होते हैं। हिंदी बोल रहे हो आप, तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। अच्छा, तो आपने पहले भी कोई और इंटरव्यू फेस किया है? सर हाँ, 2018 में मैं ओडिशा जुडिशियल सर्विस के मैंने इंटरव्यू फेस की थी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके हिसाब से इंटरव्यू में जाने वाले इंटरव्यूअर के लिए क्या अच्छी परफॉर्मेंस कैसे होगी? तो पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए और दूसरा ऑनेस्टी होना चाहिए एक कैंडिडेट में। सीआरपीसी के बारे में सवाल पूछे आपसे? What is the basic difference between summons trial and the warrant trial? सॉरी सर, मतलब अभी बोल नहीं पाऊंगी थोड़ा। कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए। समन्स ट्रायल किन मामलों में होती है? तो जो ऑफेंस में पनिशमेंट 2 साल से कम होता है, गुड, वेरी गुड, उसके लिए समन्स ट्रायल होता है। और 2 साल से ऊपर वालों के लिए वारंट। वारंट ट्रायल कितने प्रकार की होती है? वारंट ट्रायल 2 प्रकार के होते हैं। एक बाय कंप्लेंट जो फाइल होता है और बाय पुलिस रिपोर्ट। नहीं बताइए, कंप्लेंट का कैसे वारंट ट्रायल? एक्सप्लेन इट। जब कोई मतलब कोई पर्सन जो जब मजिस्ट्रेट के पास जाके वो कंप्लेंट फाइल करता है ना, उससे जब केस स्टार्ट होता है वो बाय कंप्लेंट होता है। अगर एफआईआर के थ्रू होता है तो बाय वो पुलिस रिपोर्ट होता है। कंप्लेंट सीधी मजिस्ट्रेट को जाती है और मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेकर के आगे बढ़ता है और केस को तलब करता है, ठीक है ना? और फिर उस आधार पर जो है ना वारंट ट्रायल ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट। सीआरपीसी में पूछने आगे वो थोड़ा आपको ज्ञान हो जाएगा, कंफर्टेबल हो उसमें बताओ। देखिए, समन में तो चार्ज मौखिक सुना देते हैं, लेकिन वारंट में चार्ज बहस होती है और चार्ज लगाया जाता है। तो चार्ज का चैप्टर कौन सा है? Where the provision is regarding charge in CRPC. चार्ज को डिफाइन 2B में किया गया है और सेक्शन प्रोविजन है 211 से 224 तक सर। 224। अच्छा, एक बीच में आता है सेक्शन 221 जहां अल्टरनेट चार्ज की व्यवस्था की हुई है। ये अल्टरनेट चार्ज क्या होता है? 221 विकल्प में चार्ज लगाते हैं, अल्टरनेट। या तो आपने ये अपराध किया, ये किया, क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? मतलब स्पेसिफिक ऑल्टरनेट के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन चार्ज के जो 216 में जो प्रोविजंस है उसमें है कि अगर change of charge. Charge can be changed at any stage prior to the pronouncement of the judgment. I am not talking about that. I am talking about alternate charge. What it is under section 221 CRPC. आप ये समझते हैं क्या कि छोटा बड़ा अपराध क्या होता है? बड़े अपराध का चार्ज लगा करके छोटे में कन्विक्शन किया जा सकता है, छोटे का चार्ज लगा के बड़े अपराध में कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। ये छोटा बड़ा अपराध क्या होता है, समझती हैं आप? यस सर, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड, लेकिन जिसके लिए पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा होता है वो मेजर ऑफेंस उसे किया जाता है, और सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट अगर कम होता है तो उसे माइनर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या आप जानती हैं कि 304B डोरी डेथ, क्या ये मर्डर 302 का छोटा अपराध है? मुझे पता नहीं इसके बारे में।
अब एक बात बताएं आप कि ये जो रिवीजन की पावर होती है ना सीआरपीसी में, जी सर। ये सेशन जज को भी है और हाई कोर्ट को भी है, तो दोनों की पावर में कोई फर्क है क्या? दोनों की पावर में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। वेरी गुड। अच्छा, क्या सिविल का एक डिवीजन होता है? तो सिविल के डिवीजन कहाँ होते हैं? सिविल के रिवीजन सारे कोर्ट्स को, सिविल क्रिमिनल में सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को है, और सिविल में सब कोर्ट को, लोअर कोर्ट को भी रिवीजन का पावर है। कौन से कोर्ट को? मतलब सिविल मामलों में सिविल की जो प्रोसीडिंग्स है उससे कोई आदेश जो होता है उसका रिवीजन जो है कहाँ होगा? वो ऑर्डर याद नहीं आ रहा है। ऑर्डर तो रिवीजन का है ही नहीं, सेक्शन है 115। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, एविडेंस एक्ट है, पढ़ा ना हमने एविडेंस एक्ट? यस सर। उसमें फैक्ट होते हैं, यस सर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट, a think or a state of thing which a human can perceive by sense, और एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो एक होता है बाय लाइक जैसे रेपुटेशन और नहीं नहीं, मैं वो परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ। फैक्ट होता है either fact is a thing, state of thing, relation of thing, being capable of perceived by senses, or any mental condition of which a particular person is conscious। ये तो उसकी परिभाषा है। मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद से तो क्या है, फैक्टा प्रोवेंडा और एक फैक्टा प्रोवेंसी ऐसे होते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा रेलेवेंट फैक्ट, मटेरियल फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू, ऐसे होते हैं ना अलग। पढ़ा आपने? यस सर। ये क्या एविडेंस एक्ट पढ़ने वाले आदमी को ये चीजें बड़ी जरूरी है। यस फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, मटेरियल फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इश्यू क्या है, ये चीजें आनी चाहिए। इनके बारे में आप जब जानकारी देंगे तब फिर आगे की सेक्शन बड़े आसान हो जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? आप ये बता सकते हो एडमिसिबल और रिलेवेंट फैक्ट जो होते हैं, कुछ फैक्ट रिलेवेंट होते हैं, कुछ एडमिसिबल होते हैं, इनमें कोई रिलेशन है क्या आपस में? Every relevant fact is admissible in evidence, is it correct? No sir. Then Sir, every relevant fact are not admissible. every relevant fact is not admissible. Are you permission to give an example? The fact is relevant, despite that it is not admissible. वो उसे एडमिसिबल करने के लिए प्रोसेस, अगर मतलब जज को लगेगा, सर को लगेगा कि इसे एडमिसिबल नहीं, मतलब देखिए आपको एडमिसिबल क्या होते हैं आपको देखना है, या तो प्राइमरी एविडेंस कोई फैक्ट होता है उसको प्रूव करने के लिए either the primary evidence is there or secondary evidence is there। ये दोनों एविडेंस यदि है, इनमें यदि कोई याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, प्रॉपर स्टाम्प पे नहीं लिखा हुआ है, उसकी केवल फोटोकॉपी है, वो जो उसके आपके जो दे रखे हैं आगे सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो रेलेवेंट होते हुए भी उसको आप एडमिसिबल नहीं बना सकते। ठीक है ना? सर्टिफाइड कॉपी होती है और एक ट्रू कॉपी होती है, सुना इनके बारे में आपने? ट्रू कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी दोनों में कोई फर्क बता सकती हैं आप? सर्टिफाइड कॉपी होता है सेकेंडरी एविडेंस, जो कि जो अथॉरिटी होता है वो ओरिजिनल से कंपेयर करके उसको सर्टिफाइड, मतलब वो सर्टिफाइड होता है। देखिए दोनों ही एडमिसिबल हैं, दोनों ही सेकंड एविडेंस में आ जाती हैं। एक में तो आपको सरकारी अपनी कोर्ट वगैरह की जो जजमेंट होगा वो तो किसी को पेश करने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन ये सर्टिफाइड कॉपी और ट्रू कॉपी में ये फर्क नहीं है। ट्रू कॉपी तो कोई भी कर सकता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि एवरी ट्रू कॉपी इज नॉट ए सर्टिफाइड कॉपी, बट एवरी सर्टिफाइड कॉपी इज नेसेसरीली ए ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी के लिए एविडेंस एक्ट में प्रावधान दे रखे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लगती है, पैसा उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, फीस प्रेस्क्राइब्ड है, वो देनी पड़ती है, और फिर जो एक आदमी जिसको सील धारण करेगा, जो रिकॉर्ड कीपर ऑफ द रिकॉर्ड वो देता है,
सीआरपीसी में बस हम आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये सेशन जज जो है किन मामलों में सीधा सीधा कॉग्निजेंस लेते हैं? उसके लिए सर 193 में प्रोविजन है। एक बहुत छोटे से सवाल पूछ करके मैं आपसे इसका अंत करूंगा। आप ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर बताइए। बहुत साधारण बात है और हर किसी को जाननी चाहिए। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। सर आईपीसी के सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बोलता है और 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ मतलब मैंडेटरी नहीं है। और कॉमन इंटेंशन में दो से अधिक लोग के मतलब भी कॉमन इंटेंशन जो प्रोविजन है उसमें 2 से ज्यादा जन अगर कुछ प्रिपेयर करते हैं क्राइम करने के लिए वो कॉमन इंटेंशन होगा, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक आपसे बहुत छोटी सी एक फैक्ट्स बता करके आपके सामने रख रहा हूँ। ABCDE 5 आदमी, ठीक है सर। पांचों आदमी एक्स के घर पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। एक्स के घर पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है एक साथ जाते, but they are assembling at the place where the X resides, and they start beating. Everyone is causing hurt to Mr. X. Offense of hurt is caused, may be grievous, may be simple, ठीक है ना, by each and every one. पांचों दोषी हैं, पांचों के लिए आप कौन सा सेक्शन लगाएंगे, 34 या 149? सर 149। Why? बिकॉज सर कॉमन इंटेंशन में अगर आप पांचों जन मतलब जो भी वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली के, जो वो सारे कुछ इन्वॉल्वमेंट कुछ किनकी हो या ना हो, ज्यादा हो या कम हो, ये मैटर नहीं करता, सब लोग आएंगे, जो ऑफेंस होगा सब लोग उसके अंडर में ही आएंगे। नहीं, इसमें 34 क्यों नहीं लगाओगे? मैंने ये पूछा। सर पांच जन हुए ना। हाँ। और वो जाके मतलब 5 से ज्यादा लोग हैं और उनको अनलॉफुल असेंबली के अंडर है, वो जाके क्राइम किए मिलके। तो जहां भी 5 हो जाएंगे वहां 149 लगाओगे। मैं दूसरा सवाल इसको दूसरी तरह से पूछता हूँ। 5 लोग एक जगह से साथ चलते हैं। यस सर। 5 लोग एक जगह से साथ चलते हैं, एक्स के घर जाते हैं और वो हथियार लेके जाते ही हैं, 5 एक जगह जाते हैं और वहां जाकर के मारपीट शुरू कर देते हैं। ये विचार रखते हैं उसको भी, तो कौन सा लगाओगे? सर अगर वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं है तो फिर मतलब 34 लगेगा, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के अंडर अगर आते हैं तो वहां 149 लगेगा। देखिए ऐसा है, इंटेंशनल ऑब्जेक्ट, ये दो शब्द हैं, कॉमन तो दोनों में कॉमन। इंटेंशन का मतलब ये है कि उन्होंने पहले विचार विमर्श किया है, सबका एक है कि उसको जाकर के पीटना है। 5 लोग जिन्होंने विचार आपस में नहीं किया है, कोई धारणा आपस में नहीं बनाई है, लेकिन एक साथ पहुंच गए, असेंबल हो गए, एक जगह हैं, आगे पीछे भी आए हैं, लेकिन सब ये उद्देश्य रखते हैं इसको चोट पहुंचाने। वहां इरादा नहीं है, वहां उद्देश्य उनका यह है कि इसको चोट। 149। Here is a difference between object and intention. इंटेंशन में सबके दिमाग में एक ही फितूर, एक जैसा होना चाहिए। यस सर। जैसे एक धागे से सबको लपेट दिया गया है। They are having common intention. Intended, priorly intended. जैसे आप बताओगे कि ट्रेसपास दोनों में है, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, अंतर क्या है? बहुत सीधा सवाल है। ट्रेसपास किसे कहते हैं पहले तो ये बताइए, लीगली व्हाट इज ट्रेसपास?
और अगर कोई इंसान जिस जगह पे मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा जहाँ पे उसका राइट नहीं होगा उसके अंदर अगर वो जाएगा तो उसे ट्रेसपास कहा जाएगा। सिविल का सर मैं अभी मतलब पढ़ी नहीं सीपीसी। देखिए ऐसा है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम कितने इंग्रेडिएंट है एक क्राइम, मेंस रे और आफ्टर श्रेयस। ये बात है, आप सही कहा आपने, है ना। थैंक यू। थैंक यू सर।